आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज के दो लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब क्या करना है आपने, आप एक फिनोमेना समझ रहे हो। आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास मान लो आप एक कॉपर की प्योर रॉड है, कॉपर की इम्प्योर रॉड है। ये कॉपर की एक इम्प्योर रॉड है और ये ले लो आप, ये की कॉपर की प्योर रॉड है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी ऐसे ही। तो ये कॉपर की प्योर रॉड है, ठीक है। और ये बीच में आपको दिख रहा है सोल्यूशन है, कॉपर का सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। जब आपने इसमें से करंट पास किया, यहाँ से करंट पास किया रहा है आपने, तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट होगा वो हो जाएगा डिसोशिएट किसमें, Cu2+ में, और SO4 2- में हो जाएगा डिसोशिएट। अब क्या होगा, जो यहाँ पे जब ये कॉपर होंगे तो वो कॉपर जो होगा इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके हो जाएगा डिपॉजिट। फिर इस सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर की कमी हो जाएगी, तो कॉपर यहाँ से फिर दोबारा जाएगा सॉल्यूशन में। जैसे यहाँ पर आएगा फिर दोबारा चला जाएगा, हो जाएगा डिपॉजिट। तो इस वाली रॉड से बार बार सॉल्यूशन में आएगा और इस सॉल्यूशन से बार बार हो जाएगा यहाँ डिपॉजिट। जितना भी कॉपर प्योर होगा वो सारा आके यहाँ पर हो जाएगा डिपॉजिट, और जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटी होगी वो नीचे बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं हम एनोड मड। आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, इसको बोलते हैं एनोड मड। अब जैसे हमने यहाँ पर दोबारा जो करंट हम पास करा रहे थे, करंट हमने जब रोका तो हुआ क्या कि इस सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो गई, तो वो वापस इससे कॉपर ले लेगा न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो अर्न हुआ क्या, अब आपने इस रॉड को बाहर निकालोगे, इसका वेट आपने पहले लिया और इसका वेट आपने बाद में लिया, दोनों में डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे इतना ही मास डिपॉजिट हुआ है। इस तरीके से आप कॉपर को प्योरीफाई कर पाओगे। तो कितना मास डिपॉजिट हुआ है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है, फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जो मास डिपॉजिट होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कि W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, कि हमने कितना चार्ज पास करा है, ठीक है। तो व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मास डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड और द मास liberated from an electrode is directly proportional to amount of electricity passed through their aqueous solution। तो Q क्या यहाँ पे चार्ज है, तो W क्या होता है, ये होता है इज इक्वल टू Z इंटू में Q। Z क्या है आपका कांस्टेंट हो गया, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो W जो होता है वो हो जाएगा आपका Z। Q की वैल्यू क्या होती है, I इंटू में T। तो का फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू ZAT। ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है, ठीक है। एक आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में फॉर्मूला कि Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है NE, याद आ रहा है। ये भी हम यूज़ करेंगे, ध्यान आप रखना है। Z कैसे निकालते हैं, Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना है तो आप बोलोगे Z इज इक्वल टू मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। क्लियर है, इट इज इक्वल टू मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी जेड की डेफिनेशन। अब जेड को निकालना कैसे होता है, जेड का फॉर्मूला होता है M/NF। जो भी चीज़ डिपॉजिट हो रही है, जैसे कि मान अभी आप इसके केस की बात करता हूँ, तो आपने देखा कि Cu2+ से यहाँ पर जाके Cu हो रहा है डिपॉजिट। तो आप कहेंगे यहाँ पे इसको पहले बैलेंस करेंगे, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। जो चीज़ डिपॉजिट हो रही है उसका मास, मोलर मास या एटॉमिक मास, अभी एलिमेंट डिपॉजिट है, अब बात करेंगे एटॉमिक मास की। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, Z इक्वल टू क्या हो गया, उसका मास कितना हुआ, कॉपर का मास 63 हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो ये 2 हो गया इंटू में इसकी वैल्यू होगी 96500। तो ऐसे आप Z निकाल लोगे। और अगर मैं M/N की बात करता हूँ, मोलर मास अपॉन मैन फैक्टर, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो ये इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही आएगा हमेशा आपका, बट हम इस फॉर्म में रखेंगे तो आपका कहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो कई बार वो इक्विवेलेंट वेट भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये ध्यान आपने रखना है। तो Z का फॉर्मूला क्या है, M/NF, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे मैं कहता हूँ कि निकल हो रहा है डिपॉजिट, तो आप क्या करोगे, Ni2+, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्म हो रहा है, निकल। ये कब होता है, जब हम निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हैं। तो निकल नाइट्रेट को पहले एनालाइज करोगे, फिर वहाँ से Ni मिलेगा, Ni से फिर बनाओगे Ni। तो आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं।
जितने इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं उतनी ही आपको चाहिए होगी इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि निकिल के 1 मोल को अगर डिपॉजिट करना है तो कितने फैराडे चाहिए, तो आप बोलोगे 2 फैराडे चाहिए। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं उतने ही फैराडे चाहिए होते हैं 1 मोल के लिए। तो अगर निकिल का 1 मोल डिपॉजिट करना है तो आपको 2 फैराडे चाहिए। ठीक है, अब फैराडे की वैल्यू से निकालते हैं। आप कहते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ होता है। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ इंटू में एवोगैड्रो नंबर 10⁻23, जिसको आप सॉल्व करते हैं नियरली वैल्यू आती है 96485 के आसपास, जिसको हम कह देते हैं कि नियरली जो वैल्यू है वो हम 96500 ले लेते हैं। और चार्ज हमने लिया इसकी यूनिट होती है कूलम, तो ये कूलम में आ जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये इक्वल टू मान लेते हैं हम कि 1 फैराडे के बराबर है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 1 फैराडे है वो किसके इक्वल आता है 9650 के इक्वल ले लेते हैं हम लोग। और 1 फैराडे क्या है, चार्ज है। किस पर चार्ज है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं 2 मोल। तो अगर निकिल का मुझे 1 मोल डिपॉजिट करना है तो उसके लिए मुझे 2 मोल्स फैराडे चाहिए, मतलब मुझे 2 फैराडे चाहिए। 2 मोल डबल चार्ज चाहिए ना भाई, 2 मोल का चार्ज चाहिए ना। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है 9600। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हुआ 2 × F, तो आंसर आ जाएगा 2F। अब ऐसे को मैं क्वेश्चन दे दूं कि मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे MnO4- से Mn2 पॉजिटिव बनाना है तो कितने फैराडे चाहिए होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो आप बोलेंगे यहाँ पर आप निकालेंगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है 7। तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ से आप क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, तो 7 - 5 कितना हो गया 2। तो आप कहेंगे अगर इसका 1 मोल डिपॉजिट कराना है तो आपको चाहिए 5 फैराडे। ठीक है, ये 5 फैराडे हो गया। तो ये बात समझ में आ रही है कि कैसे निकालना है सारा, और डेटा का आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन और समझते हैं। कह रहा है आपके पास निकिल नाइट्रेट का सोल्यूशन है। हमारे पास निकिल नाइट्रेट का सोल्यूशन है, निकिल नाइट्रेट। उसमें वो कह रहा है कि आपने 5 एम्पीयर का करंट पास करवाया 20 मिनट्स के लिए, तो आपको बताना है कितना मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ निकिल डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस when 5 ampere of current is passed for 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए अगर हम पास कर रहे हैं तो आपको बताना है कितना मास डिपॉजिट होगा निकिल का इस इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो पहला काम करना है, इस निकिल नाइट्रेट को पहले आप करेंगे ब्रेक। जब आपने इसको ब्रेक करवाया तो आप कहेंगे कि Na2 पॉजिटिव और आपने लिया NO3-। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन लेना है इसका। अब क्या हुआ, Na2 पॉजिटिव होगा डिपॉजिट, तो आप कहेंगे Na2 पॉजिटिव जाके क्या बनेगा Ni, ऐसे हो जाएगा। आपको क्या निकालना है मास, मतलब कि W। तो आप कहेंगे W जो था उसका फॉर्मूला था Z इंटू में I इंटू में T, और Z से निकालते हैं M/NF। अब निकिल का मास कितना होता है 58.5 होता है मोलर मास। कितने आ रहे हैं, N की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और क्या हो गया 96500 इंटू में I कितने दे रखा है पे 5 एम्पियर, और टाइम आप लेंगे सेकंड्स में 20 × 60 कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, हाँ मोलर मास गिवन होगा जेई मेंस में। तो ऐसे आप इसका आंसर निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्लियर है। एक क्वेश्चन और समझते हैं। कह रहा है कि आपके पास कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फैराडे टू डिपॉजिट या टू ऑब्टेन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। अगर आपके पास CaCl2 है, ठीक है, तो आपको 20 ग्राम अगर कैल्शियम चाहिए
तो आपको कितने फैराडे चाहिए होंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस कैल्शियम क्लोराइड को ब्रेक कर देंगे। तो CaCl2 को आपने ब्रेक करा तो क्या फॉर्म हुआ, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। अब आपको चाहिए कैल्शियम, तो Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Ca। मतलब अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो 1 मोल के लिए आपको 2 फैराडे चाहिए। इट मीन्स 1 मोल ऑफ CaCl2 रिक्वायर कितने फैराडे, 2 फैराडे। 1 मोल का मतलब क्या होता है, कैल्शियम के 1 मोल का कितना है 40, तो 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, इसको पहले कर सकते हो कैल्शियम कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम के लिए आपको चाहिए 2 फैराडे। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए आपको कितना चाहिए, 2 फैराडे चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए आपको, 2/40 फैराडे। और 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए आपको, 2/40 इंटू में 20। तो आप बोलेंगे 1 फैराडे चाहिए मुझे 20 ग्राम के लिए। क्लियर है भाई। 1 मोल के लिए कैल्शियम का 1 मोल हो रहा है डिपॉजिट, तो कैल्शियम का जब 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है तो 1 मोल के लिए कितने फैराडे चाहिए, 2 मोल्स। तो 1 मोल के लिए कितने फैराडे चाहिए। अब कैल्शियम के 1 मोल का मान कितना होता है 40, तो 40 ग्राम के लिए कितने मोल चाहिए, 2 कितने फैराडे चाहिए, 2 फैराडे। 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, 1 ग्राम के लिए 2/40 फैराडे, और 20 ग्राम के लिए 20 कर दिया, आंसर आ गया 1 फैराडे। क्लियर है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं साथ में, ये हमारा JEE मेंस 2025 में आया था, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 30 मिनट। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, AlCl3। तो आप पहले AlCl3 को ब्रेक करो। तो आपने AlCl3 को ब्रेक करा तो ये कैसे ब्रेक होगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस। आपको चाहिए एल्यूमिनियम, तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए, Al मिल गया Al। तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे चाहिए। चलो वो कह रहा है कितना मास डिपोजिट होगा, इट मीन्स कि W क्या होता है, ZID। अब Z क्या होता है, M/NF। एल्यूमिनियम का मास, एटॉमिक मास कितना होता है 27, और गिवन भी आपको क्वेश्चन में। DEE की खास बात है कि भैया आपको एटॉमिक मास भी दे रहा है, वो 27 आ गया। अपॉन में N की वैल्यू 3, F की वैल्यू 96500। I कितना गिवन है, I ये गिवन आपको 2 एम्पियर, और टाइम कितना हो गया आपको 30 इंटू में कर दिया आपने 60। तो भी क्या करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 50 इसी भी कर लेते हैं। 3 से हो जाएगा, नहीं 3 से हो जाएगा, ये नहीं होगा, 5 से कुछ भी नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 54 into 6 324। तो 624 का 4 हासिल लगा 3, 6 30 324 इधर 6 324 by 965। हाँ 324 by 965.3। 965 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 324 डिवाइड बाई 965, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3357। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो आपको जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन सी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, JEE मेंस 2025 का। दिया हुआ था आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है आपको, 600 ml एक्वा सोल्यूशन आपके पास है और 5 मिनट का चेंज है। तो बता रहे थे pH जो सोल्यूशन का है वो 12 है। अब pH सोल्यूशन में 12 है, तो पहले देखते हैं सोल्यूशन में आपको मिलेगा क्या क्या। अभी आपके पास NaCl है, जब NaCl और आपने उसने बोला एक्वा सोल्यूशन है, तो एक्वा सोल्यूशन में मिलेगा क्या, पहले तो NaCl ब्रेक हो जाएगा। जो NaCl ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस। अब एक्वा सोल्यूशन में NaCl जो है, जो Na प्लस था वो तो बन जाएगा NaOH, और Cl माइनस की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, तो वो बन जाएगा Cl2 और एक बन जाएगा H2। इसको आप बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ H2 और ये हो जाएगा हाफ Cl2। तो pH जो आएगा, pH जो भी आ रहा है वो इस बेस की वजह से आ रहा है, NaOH की वजह से। तो अब हम पहले निकाल लेते हैं कि NaOH की कितनी कंसनट्रेशन है। अब NaOH की जो कंसनट्रेशन कैसे निकालोगे आप, पहले हम देखते हैं कि pH आपको गिवन है कि 12 है। अगर pH 12 है, pH अगर 12 है तो pOH कितना होगा, pOH हो जाएगा आपका 2, और अगर pOH 2 है तो आप कहेंगे जो OH माइनस की जो कंसनट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁻2 है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि कितने इसके मोल्स हैं। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा।
आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ मोलैरिटी से तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। मोलैरिटी कितनी है 10⁻⁻2 और वॉल्यूम कितनी है 600, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, उसको लीटर में करना 6 मिलीमोल्स, 6 मोल्स मिल गए आपको। जो आपकी ये सॉरी इसको ये ml में है तो आपको उसे लेना पड़ेगा लीटर में, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपका आ गया 6 मिलीमोल्स मिल गए। 6 मिलीमोल्स या आप कहेंगे 6 × 10⁻³ मोल्स मिल गए आपको, इतने आपको मोल्स मिल गए। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि Q = कौन पढ़ाया था, Q = क्या होता है N × में E होता है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स तो आपके पास है ही। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो E से तो आपके पास Q आ जाएगा, और Q से आप क्या निकाल दोगे, Q को कर दोगे I × T के इक्वल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने मोल्स हमारे पास है, हमारे पास मोल्स हैं 6 × 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि एक मोल पर जो हमारा आ रहा था चार्ज वो कितना आ रहा था 96500 आ रहा था। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्यू मिल जाएगा, और हमें पता है कि Q = क्या होता है I × में T होता है। तो क्वेश्चन में भी Q गिवन हो गया 6 × 10⁻³ में हमारा 96500 और I आपको करना है कैलकुलेट, और टाइम आपको गिवन है। टाइम कितना गिवन था आपको, आप चेक करोगे क्वेश्चन में टाइम गिवन है आपको इसमें 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को आप कर देंगे सेकंड्स में, तो 5 × हो गया 60। अब यहाँ से आप I सॉल्व कर लो, तो I सॉल्व करेंगे यहाँ से आप, तो आप देखो यहाँ से 6 को मैंने कट करा तो ये कितना हो गया 10 हो गया। अब मैंने क्या करा, इस 0 से मैंने करा कैंसिल आउट। ठीक है, 5 से करा इसे मैंने कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1930। तो ऐसा सॉल्व करते हो आपका I आता है 1.93, जो कि मेरा अगर हम बात करते हैं इंटीजर में तो I मेरा होता है नियरली इंटीजर में 2, तो आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को मैंने कराए हैं, दोनों ही क्वेश्चन JEE मेंस 2025 के थे। तो फ्राइडे फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे इसके, देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं फ्राइडे फर्स्ट लॉ का ही। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है 2024 में JEE मेंस। द मास ऑफ सिल्वर मोलर मास गिवन है उसका 108 डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP। तो पहले यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ O2 के। ठीक है, अब STP पे दे रखा है, तो आपको पता है कि STP पे जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है 22.4 लीटर होती है। अगर उसको मैं ml में कन्वर्ट करता हूँ तो वो होती है 22400 ml। तो अगर हम यहाँ से मोल्स निकाल लेते हैं कि मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, जो भी गिवन वॉल्यूम है डिवाइड बाय 22400। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.25 मोल। ठीक है, तो इतने मोल्स डिपोट हो रहे हैं। तो पहले मोल से मैं क्या निकाल लूँगा, मैं अब एक मोल के लिए कितने फैड में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक रिएक्शन पता होनी चाहिए कि क्या रिएक्शन होती है कि H2O का जो हम करते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि अगर 1 मोल ऑफ O2 डिपोट करना है तो उसके लिए मुझे कितने चाहिए, मुझे 4 फैराडे चाहिए। बात में आ रही है कि 1 मोल अगर मेरे को डिपोजिट करना है तो 4 फैराडे चाहिए। अब आप बताओ 0.25 मोल के लिए कितने फैराडे चाहिए। तो 1 मोल ऑफ O2 रिक्वायर 4 फैराडे और 0.25 मोल ऑफ O2 रिक्वायर कितना हो जाएगा 0.25 इंटू में 4, मतलब कि 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट है। अब 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट है, 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि अगर मेरे को Ag प्लस और मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ ऐसे तो Ag बन रहा है। तो उसने बोला क्वेश्चन में कितना मास डिपोजिट होगा, तो पहले मैं मोल्स निकाल लेता हूँ। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फैराडे
इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। तो अगर 1 फैराडे यूज़ हो रही है तो इसका मतलब सिल्वर का 1 मोल डिपोजिट हो रहा है। अगर मैं कहता यहाँ पर मेरी वैल्यू आ रही है 2 फैराडे, तो हम कहते हैं 2 मोल डिपोजिट हो रहा है। अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि 3 फैराडे आ रहा है तो आप कहते हैं कि 3 मोल डिपोजिट हो रहा है। अभी 1 मोल डिपोजिट हो रहा है। 1 फैराडे का मतलब 1 मोल हो रहा है डिपॉजिट। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कैसे निकालोगे? कितने मोल्स आ रहे हैं? 1 मोल होगा सिल्वर का, और मास करना मल्टीप्लाई। सिल्वर के 1 मोल का मास कितना होता है? यहाँ पर कुछ में भी दे भी रखा होगा, सॉरी नहीं दे रखा, तो बस ये कुछ में गिवन है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जेईई मेंस की क्वालिटी है कि वो ये काम करता है कि आपको वहाँ पर एटॉमिक मास गिवन देता है। तो 1 मोल का मास होता है सिल्वर का 108, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। ठीक है, तो आपको आंसर देते हैं इंटीजर में, तो आंसर हो जाएगा आपका 108 ग्राम। वेरी गुड। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का मतलब क्या होता है? जिंक सल्फेट का मतलब है आपके पास है ZnSO4, जिसको अगर आप अनाइज करेंगे तो ये होगा Zn2+ और ये होगा SO4 और Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा Zn। तक हमने पहले कर दिया। आगे बढ़ लेते हैं। विद अ स्टडी करंट ऑफ 0.015 एम्पियर फॉर 15 मिनट, तो आपको बताना है कितना मास प्रोड्यूस होगा जिंक का। इसका मतलब फैराडे फर्स्ट लॉ लग रहा है। तो हमने फॉर्मूला किया था W होता है Z इंटू में I इंटू में T। Z क्या होता है? इसका एटॉमिक मास। क्वेश्चन में एटॉमिक मास गिवन है, तो G का आपका ये मेन जो काम है कि आपको एटॉमिक मास गिवन दे देता है, ये बहुत अच्छी बात है। डिवाइड बाय N, N मैंने यहाँ से निकाला, कितना आया 2 इंटू में होता है F क्या होता है 96500। क्वेश्चन में आपको I गिवन है कितना 0.015 और टाइम कितना गिवन है 15 मिनट। याद रखना टाइम को लेना है सेकंड्स में, तो 50 इंटू में हो गया 60। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45.75 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। क्योंकि उसने बोला था मुझे 10⁻⁻4 ग्राम आंसर देना है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपको यही आंसर फिल करना है। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है, यहाँ पे उसने नहीं बोला कि नियरेस्ट इंटीजर। अगर नियरेस्ट इंटीजर नहीं बोला है तो आपको ओमार में मतलब यही आंसर फिल करना होता है। ओमार तुम नहीं रहे, आपको ऑनलाइन देना है पेपर, तो आप 45.75 ही लिखेंगे। यहाँ पे आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे वरना आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं हम 5th। ये भी मेरा जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट्स दिस ग्राम एटम। पहली चीज, ग्राम एटम का मतलब क्या है? मोल है। तो बताओ कह रहा है कितने मोल डिपॉजिट होंगे अगर हमने 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है कॉपर सल्फेट से। तो पहले अब देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, तो CuSO4 को अगर आप अनाइज करते हैं तो आप कहेंगे Cu2+ और क्या मिल रहा है आपको SO4 अब क्या होगा Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे Cu। अब 1 मोल के लिए मुझे चाहिए 2 फैराडे और क्वेश्चन में गिवन है 1 फैराडे, मतलब कि 2 फैराडे से डिपोजिट होता है 1 मोल। ठीक है, तो 1 फैराडे से कितना मोल डिपोजिट होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 फैराडे से क्या हो जाएगा भाई 2 फैराडे से 1 मोल, तो 1 फैराडे से उसका हाफ, मतलब 1 का हाफ, तो 1 फैराडे हो जाएगा आपका 0.5 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। बट यह ध्यान रखनी है छोटी सी बात, जिन्हें अगर आपको फर्स्ट 11th का याद आ रहा हो कि ग्राम एटम का मतलब मोल होता है। ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 और आपको आंसर रिपोर्ट करना है x इंटू 10⁻⁻1 ग्राम में, तो आप लिख देंगे 5 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। इसका मतलब जो आपके x की वैल्यू है वो है 5। चलिए
देखते हैं 6th क्वेश्चन। अगेन फैराडे फर्स्ट लॉ आज हम पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं फैराडे फर्स्ट लॉ की कर रहा हूँ। पहला को मैंने कराए थे 2025 के, अब हम कर रहे हैं 2024 के। और आप देख रहे हैं हर पेपर में एग्जाम में अगर फैराडे लॉ आ रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। चलिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 कितने कूलम चाहिए होंगे 1 मोल के लिए, ठीक है। अब करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आनी चाहिए रिएक्शन। करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन हमने ऊपर भी करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो, रिएक्शन में यहाँ पर भी करी थी, आपने देखा होगा भी क्वेश्चन में हमने करा था रिएक्शन। ये रिएक्शन कि H2O से अगर आप फॉर्म करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 मोल्स ऑफ H2O से क्या फॉर्म हो रहा था आपका O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मुझे H2O को ऑक्सीडाइज करना है O2 में तो 2 मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर कितने फेरेडे, 4 फेरेडे। तो 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर हाउ मेनी फेरेडे, 2 फेरेडे। बहुत सिंपल था भाई, 2 मोल ऑफ H2O रिक्वायर 4 फेरेडे, देयरफॉर 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर 2 फेरेडे। तो 2 फेरेडे चाहिए 1 मोल के लिए। बट यहाँ पर ध्यान देना, उसने आंसर पूछा है कूलम्स में, तो आप क्या करेंगे, इसको कूलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 इंटू, और F की वैल्यू को पता है 96500 होती है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 ये 0 और 3 9 हो गया। जो आपको आंसर रिपोर्ट करना है वो कह रहा है 10⁵ कूलम में आंसर रिपोर्ट करना है। तो अगर इसे मैं 10⁵ में कन्वर्ट करूं तो 1.93 इंटू 10⁵ कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.93। ध्यान रखना है, इसने नहीं बोला है कि आपको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है या नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, ऐसा उसने नहीं कहा है। तो आपको जो आंसर देना है वो 1.93 ही देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, ठीक है। मैं आपके सारे बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। मैंने 25 क्वेश्चन करवाए, 24 के क्वेश्चन करवाए, अब मैं क्वेश्चन और लेकर आया हूँ 23 का। बट बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी अप्रोच आपको चेंज करनी है और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। चलिए देखते पढ़ते क्या क्वेश्चन है। मेटल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर, मतलब आपको एरिया दे रखा है, हैज़ टू बी कोटेड विद निकल लेयर ऑफ थिकनेस। आपको थिकनेस गिवन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वॉज पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट फॉर x सेकेंड्स। मतलब आपको टाइम निकालना है कि इतनी अगर मुझे थिकनेस बनानी है तो वो थिकनेस कितने टाइम में बन जाएगी। और आपको गिवन है डेंसिटी। तो अल्टीमेटली अगर आपको मास पता हो, ठीक है, आपको मास पता हो तो आप निकाल पाएंगे कितना टाइम इन्वॉल्व होगा। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ से पहले एक थिकनेस से और एरिया से मैं निकालता हूँ कितना मास निकल कर डिपॉजिट हुआ है। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम। और अगर मुझे मास निकालना है तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करूं तो हम कहते हैं वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में थिकनेस। तो अब मेरे पास क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी मुझे गिवन है कितनी है 10 ग्राम पर ml है। एरिया मुझे गिवन है कितना 100 और टी ये मुझे थिकनेस गिवन है। सॉरी यहाँ पे ये टी थिकनेस है, आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप इसको टाइम कंसीडर कर लो, ठीक है। तो डी 10 गिवन थी मुझे और एरिया गिवन था मुझे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप देखेंगे इसके बाद कि मुझे गिवन है थिकनेस गिवन है। अब थिकनेस जो गिवन है वो मुझे गिवन है mm में गिवन है। कितनी गिवन है mm में, 0.001 गिवन है। क्लियर है। यहाँ से ये मिलीमीटर में गिवन है तो इसको आपको पहले मीटर में कर लेते हैं, तो 10⁻³ हो जाएगा मीटर में, ठीक। तो अब आप इसकी ज़रा यूनिट देखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ग्राम पर ml है। ग्राम पर ml का इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार हम। ये मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1000 हो गया, 1 आ गया। लेकिन अब मुझे यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। जो मेरे को यूनिट चेंज करनी पड़ेगी वो आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपका हो जाएगा, अभी मेरा 1 आ रहा था बट मिलीमीटर को मैं मीटर में करूँगा। ग्राम पर ml, ग्राम पर ml का मतलब क्या हुआ, ग्राम ml का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो मैं सबको सेंटीमीटर में लेके चलता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया 10 आ रहा है ना, यहाँ यूनिट को फर्क ना इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। 10 मेरा आ रहा था ग्राम पर ml, मतलब कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और ये मेरा हो गया 100
100 गिवन था मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये मेरा था मिलीमीटर में था। मिलीमीटर का मतलब क्या होता है कि ये मेरा हो गया 0.001 इंटू, मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर कर दिया, और उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कि सेंटीमीटर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, ग्राम पर ml, सॉरी ग्राम पर ml का मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कट गई। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा मास में, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो, ये 10⁻³ हुआ, ये 100 हुआ, ये 10⁻³ हुआ, ठीक है। 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, और 0.001 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपका आंसर आता है ये 0.1 ग्राम, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया है क्योंकि आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट्स में आप गलती कर जाएंगे। मैं आप फिर सिखाता हूँ आपको यूनिट मैंने कैसे कन्वर्ट करा। इस 10 ग्राम पर ml को मैंने बोला, ग्राम पर ml का मतलब क्या होता है, ml का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो एक ग्राम पर सेंटीमीटर मैंने क्यूब कर दिया। एरिया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो जो ये यूनिट है ये भी किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो पहले इसको मैंने मिलीमीटर से मीटर में करा, और मीटर से को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मेरा यूनिट सेंटीमीटर में हो गया। अब आपका मास आ गया। अब इतना मास मुझे डिपॉजिट करना है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला क्या था, हमें टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो कैसे करते थे फॉर्मूले में, फैराडे फर्स्ट लॉ था आपके पास, W = क्या होता है, ZIT, ये मैं फॉर्मूला किया था। टाइम आपको निकालना है, और आपको यहाँ पर करंट दे रखा है कि करंट 2 एम्पियर का है, आपको टाइम निकालना है। तो W मेरा हो गया 0.1, Z क्या होता है, M/NF। अब निकिल का मुझे मास यहाँ क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, कितना, निकिल का एटॉमिक मास क्वेश्चन में हमें दे रखा है 60 है, तो क्या होता है 60 में निकिल नाइट्रेट को जब आप ब्रेक करेंगे तो बनेगा Ni2+, और Ni2+ से जाएंगे Ni पे, तो वैल्यू आएगी 2, तो N की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा आपका 96500। I टाइम हमें दे रखा था, टाइम हमें दे रखा है, इसको करंट दे रखा है हमें 2, और टाइम हमें करना है कैलकुलेट। यहाँ से अगर आप टाइम को करते हैं कैलकुलेट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और आपका हो जाएगा T = 9650 अपॉन में हो जाएगा आपका ये 60, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 965/6, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6, आपको हो गया, ये हो गया 36, ठीक है। तो आपका हो गया 160 हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ये 160.8 हो जाएगा। अब आपको दिखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आंसर आपको जो देना है वो नियरेस्ट इंटीजर में देना है। अगर आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर में, तो आप कहेंगे कि नियरेस्ट इंटीजर मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 161, और ये क्या रहेगा, सेकेंड्स रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको बताना है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बताना था सेकंड्स में बताना है, कोई पावर वगैरह ये भी अपने कई बार ध्यान रखनी होती है, कई बार वो आंसर्स 10⁻³ -2 इस फॉर्म में भी पूछ लेता है। अच्छा क्वेश्चन था, बट मैंने सिर्फ एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा करा है, बाकी सब कुछ वही था कि डेंसिटी, एरिया और थिकनेस अगर इससे क्वेश्चन करना होगा तो आप कैसे करेंगे। सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में थिकनेस, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर और क्वेश्चन लेकर आते हैं। अभी यहाँ तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कर चुके हैं फैराडे फर्स्ट लॉ के। अब काफ़ी हद तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। हम ऑलरेडी कर चुके थे, अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन करा है ये हमने करा है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं फैराडे लॉ के, मेरे को लगता है आप काफ़ी हद तक आप कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आप खुद भी कर पाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस। जैसी क्वेश्चन मिलता है भाई, मैंने यहाँ पे पहले इसको एनालाइज कर लेता हूँ कि Fe2SO4 होल थ्राइस को अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा एनालाइज Fe3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब Fe3 पॉजिटिव से मुझे फॉर्म करना है Fe
तो Fe3 पॉजिटिव से Fe अगर फॉर्म करना है तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब पढ़ते क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.3482 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिट करना है। तो आपको बताना है x, मतलब वो टाइम क्या होगा, और टाइम आपको मिनट में निकालना है कि अगर मुझे इतना मास डिपॉजिट करना है तो टाइम क्या होगा। अगेन वही फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू था ZIT, जो मैंने बार बार यूज़ कर रहे हैं इसी फॉर्मूले को ही। Z क्या था, M अपॉन में NF। M क्या होता है, जो भी हो रहा है डिपॉजिट उसका एटॉमिक मास। कितना दे रखा एटॉमिक मास मुझे, 56, और N की कितनी होगी यहाँ पर 3, और F की कितनी होगी यहाँ पर 96500 हम जानते हैं। I क्वेश्चन में गिवन है आपको, I आपको गिवन है 1.5। आपको टाइम निकालना है, किस में निकालना है, मिनट में। जो भी आपका टाइम यहाँ पर आ रहा है वो टाइम आपका आएगा सेकंड्स में, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपका आंसर आ जाएगा मिनट में। और W आपने निकाला है यहाँ पे, W गिवन है आपको यहाँ पर 0.3482। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर करना क्या है आपको, कि आपको कैलकुलेशन जो यहाँ पर है वो आपको करनी है सॉल्व, ठीक है। तो टाइम अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं टाइम, तो टाइम मेरा यहाँ पर आता है 0.3482 इंटू 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा ये 56 और हो जाएगा ये 1.5। जो आपका आंसर आएगा ये सेकंड्स में आएगा, हमें आंसर चाहिए मिनट में, तो हम कर देंगे 60 से डिवाइड। अब जो आपका आंसर आता है वो आएगा मिनट में, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सबसे पहले फटाफट करते हैं। यहाँ 0 से तो हम करते हैं कैंसिल आउट, ये हो गया। अब मैं इसे करता हूँ 3 से, तो 3 से हुआ ये मेरा 2 हो गया 3 से। अब 2 से मैं करता हूँ इसको सॉल्व, तो ये मेरा हो जाएगा 0.1742, ठीक है। अब मेरे पास होता है 965, आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। इस पॉइंट को अगर हम कट करते हैं, ये मेरा आता है 6, 5 से कर लेते हैं, चलो 5 से कर लेते हैं। 5 से आता है मेरा ये, इसको यहाँ पर हम 3 कर देते हैं और यहाँ पे 10 कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 5 से हमने करा तो ये आ गया मेरा 193। तो आपको सॉल्व करना है बस। ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3 से ये कैंसिल आउट, 3 तो 3 पे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करें और अगर टाइम निकाले, आंसर जो आपका आएगा वो आएगा मिनट्स में। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 193 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.1742 से, तो मेरा जो वैल्यू आती है वो आती है 33.62 इंटू 10 करना है मुझे, मुझे करना है 10 डिवाइड बाय आता है हमारा 56 इंटू में 3। 56 इंटू में 3 तो बहुत सिंपल है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा मेरा 168, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। अब नियरली मैं कहूँ कि मेरा जो आंसर आ जाएगा 30, इसको मैं कर लेता हूँ 336.2 डिवाइड बाय 168। तो आप कहेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ये आपको देख लेना है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई पॉइंट को हमने करा था। अच्छा, 1 0 का यहाँ पर भी हमारा मिसिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 0 यहाँ पर भी हमारा मिसिंग है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 20। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा मिनट्स में, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वही हम फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रहे हैं, उसी से कर रहे हैं सॉल्व, आराम से सॉल्व हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इन क्वेश्चंस में। पर आपको एनालाइज अच्छे से करना आना चाहिए। मुझे लगता है अब आपको काफ़ी क्लियर हो चुका है फ्राइडे फर्स्ट लॉ, और नीड नहीं है। बाकी क्वेश्चंस और भी ट्राई करने हैं आपने। मैंने 22, 23 और 24 इवन 25 तक क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं आज क्वेश्चन में, और फ्राइडे लॉ बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में जहाँ पर हम सीखेंगे और भी टॉपिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।